हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन। जैसा कि मैंने ज्योग्राफी का ये चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा दिया है, तो हम उसी का रिवीजन करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से जो पैटर्न आया है उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इनकेस अगर आपको विजिबिलिटी का कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज मेरे फ़ोन में तो ये ठीक दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन का, जिसमें एसर्शन दिया हुआ है वेदरिंग ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट मूविंग देम। रीजन दिया हुआ है वेदरिंग इज कॉज्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। आंसर को मैं हाइड करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें आपको बताना है कि वेदरिंग जो है वो स्मॉलर पीसेस में रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है बिना उनको मूव करे, जिसका रीज़न बताया गया है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये आपका जो एसर्शन है ये भी करेक्ट है, जो ये रीज़न है ये भी करेक्ट है, और जो इसका ये रीज़न है यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो जाकर के फिर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें असर्शन दिया हुआ है रिवर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। रिवर्स जो होते हैं वो इरोजन और डिपोजिशन दोनों के लिए एजेंट का काम करते हैं। इसका रीजन दिया हुआ है रिवर्स कैरी सेडिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस एंड डिपॉजिट देम इन अनदर। रिवर जो होते हैं वो एक जगह से सेडिमेंट्स को कैरी करते हैं, दूसरी जगह पर उनको ले जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसमें भी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जहाँ पर ये पहला वाला भी सही है दूसरा वाला भी सही है, और यही जो ये रीजन है यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, कि जो रिवर्स है वो एजेंट की तरह वर्क करते हैं सॉइल इरोजन और डिपोजिशन में। जो सेडिमेंट्स को, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि रिवर एक जगह से सेडिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं। वो उनका जो पानी का बहाव होता है वो इतनी तेज होता है कि वो जो एस जैसा स्नेक जैसा फॉर्म करते हैं ना रिवर्स मूव करते टाइम, तो वहाँ पर वो सॉइल इरोजन को और डिपोजिशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा असर्शन रीजन है। एक्सोजेनिक फोर्सेस बिल्ड माउंटेन्स। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है वो माउंटेन को बिल्ड करती हैं, जिसका रीजन दिया हुआ रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड विंड मेनली वियर डाउन लैंडफॉर्म्स। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में ये होता है, जैसे 2 तरीके की फोर्सेस होती है। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस जो अंदर से काम करती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब एग्जिट, जो बाहर की फोर्सेस काम करती है, बाहर की तरफ से जो फोर्सेस काम करती है वो उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वो माउंटेन को बिल्ड करती हैं। रिवर, ग्लेशियर और विंड मेनली वियर डाउन करते हैं लैंडफॉर्म्स को। तो इसमें हमारा ये पहला वाला तो देखिए गलत है। एक्सोजेनिक फोर्सेस से कभी भी माउंटेन बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि माउंटेन जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नुकीला होता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ पे अंदर से प्रेशर लगाएंगे यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस, तो ये हमारा माउंटेन क्रिएट होगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस में तो हम ऊपर से लगा रहे हैं, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये माउंटेन ऊपर की तरफ कैसे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे हमारा ऐसे यू शेप में क्रिएट हो जाएगा ना। ये हमारा पहला वाला गलत है। और जो ये हमारा सेकंड वाला है रीजन रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड विंड मेनली वियर डाउन लैंडफॉर्म्स, ये तो एकदम करेक्ट है। हवा चलती है तो उससे हमारा क्या होता है, एक जगह से जो एयर पार्टिकल्स है दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इरोजन हो जाता है। रिवर्स जो होते हैं वो भी हमारे इरोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो भी हमारे एक तरीके से जब मेल्ट हो जाते हैं तो लैंडफॉर्म्स को उनसे थोड़ा सा लॉस हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ माउंटेन रीजन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। एक माउंटेन रीजन है जहाँ पर काफ़ी सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, रिवर बिगेन कटिंग डीप वैलीज थ्रू द न्यूली अपलिफ्टेड लैंड। जो न्यूली अपलिफ्टेड लैंड थी वहाँ पर डीप वैलीज कट होने लगी, किसके द्वारा, रिवर के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, फर्स्ट एक्सोजेनिक देन एक्सोजेनिक, फर्स्ट एंडोजेनिक देन एक्सोजेनिक, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही हो जाएगा फर्स्ट एंडोजेनिक, फिर उसके बाद में एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो देखो माउंटेन रीजन जो था वो अर्थक्वेक्स
अर्थक्वेक वहाँ पर आ रहे थे, वो अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस कर रहा था, तो इसमें हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि नीचे से अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, इसलिए वो अर्थक्वेक आ रहा है। उसके बाद रिवर जो है वो डीप वैलीज को कट करने लगे हैं, ठीक है, लैंड को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये हमारा बाहर की तरफ से फोर्सेस वर्क कर रही है ना, रिवर जो हमारा है वो बाहर की तरफ से फोर्सेस उसमें वर्क कर रही हैं। तो ये हमारा पहले एंडोजेनिक होगा जब हमारा अर्थक्वेक आ रहा था, फिर जब ये रिवर वाला वर्क हो रहा है तो ये हमारा एक्सोजेनिक हो जाएगा, बाहर से फोर्सेस वर्क कर रही हैं। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा है ये, मैं आंसर को हाइड कर लेती हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। A village near a river noticed that during floods, fertile soil was deposited on nearby fields every year. एक विलेज था रिवर के पास में, वहाँ पे ये नोटिस किया गया कि फ्लड के टाइम पे फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है आसपास की फील्ड्स में, हर साल ऐसा होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वेदरिंग, डिपोजिशन, वोल्केनिज्म या फिर फोल्डिंग। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन में भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें और कॉमन सेंस का यूज करें तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लड्स के टाइम पे फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो रही है, तो डिपॉजिट हो रही है तो मतलब डिपोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये भी केस बेस्ड है। वाई डू डेजर्ट्स हैव मोर सैंड ड्यून्स एंड रिवर वैलीज। डेजर्ट में सैंड ड्यून्स ज्यादा क्यों होते हैं, रिवर वैलीज कम क्यों होती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इसमें ये देखिए ऑप्शन दिए हुए, रिवर डिपॉजिट मोर सैंड इन डेजर्ट, वोल्केनोज क्रिएट सैंड ड्यून्स, ग्लेशियर्स फॉर्म सैंड ड्यून्स, या फिर ये ऑप्शन है विंड इज अ डोमिनेंट एजेंट ऑफ डिपोजिशन इन डेजर्ट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, विंड इज अ डोमिनेंट एजेंट ऑफ डिपोजिशन इन डेजर्ट। विंड जो है, हवा चलती है, एक जगह से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के डिपॉजिट हो जाती है, इसीलिए वहां पर सैंड ड्यून्स जो होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सैंड ड्यून्स यही तो होते हैं, मिट्टी के ढेर जो होते हैं, मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच गई, वहां पर जगह कलेक्ट हो गई, तो वहां पर ये मिट्टी के ढेर बन गए, सैंड ड्यून्स हो गए। रिवर वैलीज का क्या काम है डेजर्ट में, जब पानी ही नहीं होता है तो। नेक्स्ट एसर्शन रीजन पे आ जाते हैं। एसर्शन दिया हुआ है, ग्लेशियर्स कैन बोथ एरॉड एंड डिपॉजिट मटेरियल्स, मूविंग आइस कैरीज रॉक्स एंड सेडिमेंट विद इट। ग्लेशियर जो है वो एरॉड भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं मटेरियल को। मूविंग आइस जो है वो रॉक्स और सेडिमेंट्स को कैरी करके अपने साथ में लेकर के आती है। तो इसमें कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। तो इसमें जो हमारा ये ए वाला है, ग्लेशियर एरॉड करता है, डिपॉजिट मटेरियल एरॉड करता है और डिपॉजिट करता है, ये एकदम सही है। मूविंग आइस जो है कैरी करती है रॉक और सेडिमेंट्स को, तो ये भी सही है। विच मीन्स कि हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर ये हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं कि माउंटेन जो है वो कंटिन्यूसली बिकमिंग लोअर इन हाइट, हाइट माउंटेन्स की कम होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट कौन सा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रही है माउंटेन्स को, एक्सोजेनिक फोर्सेस रिवर्स और विंड एरोड कर रही हैं माउंटेन्स को, वोल्केनोज माउंटेन वेट को, माउंटेन हाइट को रिड्यूस कर रही हैं, अर्थक्वेक जो है वो माउंटेन को फ्लैटन कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, कि माउंटेन कंटिन्यूसली बिकमिंग लोअर इन हाइट, हाइट में माउंटेन अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो ऊपर से लग रही हैं ना, तभी तो उसकी हाइट, पहले उसकी हाइट इतनी थी, फिर बाद में कम होकर के इतनी हो गई। तो ये हमारा जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, जो बाहर की फोर्सेस है वो वर्क कर रही हैं, जैसे कि रिवर हो गए, विंड हो गई, ये माउंटेन को एरॉड करी। हवा लगातार बहुत तेजी से चल रही है तो ऊपर का माउंटेन जो होता है यहाँ पर ये नुकीला वाला पार्ट थोड़ा सा एरॉड होने लगता है। रिवर बह रही है यहाँ पर, मैंने वाटरफॉल का एग्जांपल देकर के जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया तो मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया कि एक ही जगह जहाँ पर वाटरफॉल होती रहती, पानी गिरता रहता है, वहाँ पर जो रॉक होती है पीछे की तरफ गिर जाती है, एरॉड हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारी वर्क कर रही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू है। आ स्टूडेंट ब्रेक्स अ रॉक इनटू पीसेस। एक बच्चा है, उसने रॉक को पीसेस में ब्रेक कर दिया हैमर को यूज करके, एक नेचुरल प्रोसेस को दिखाने के लिए। ये एक्टिविटी किसके जैसे सिमिलर है, वेदरिंग है, डिपोजिशन है, अर्थक्वेक है या फिर फोल्डिंग है। तो इसमें ब्रेक डाउन कर रहा है, उसने हैमर से ब्रेक डाउन कर दिया है रॉक को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेदरिंग। वेदरिंग में ही तो हमने पढ़ा था कि जिसमें रॉक जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है और फिर एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये डिपोजिशन हो जाएगा, एक जगह से उड़ कर दूसरी जगह पर पहुंच जाना। और ये जो एरॉड हो रहा वो
रॉक हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है पार्टिकल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था मैंने। फिर आ जाएगा ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है हमारा 10th वाला। इमेजिन ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस सडनली स्टॉप वर्किंग, सारी एक्सोजेनिक फोर्सेस एकदम से काम करना बंद कर दी हैं तो क्या हो जाएगा। माउंटेन वुड कंटिन्यू टू बी वोन डाउन, रिवर वुड कीप डिपॉजिटिंग सेडिमेंट, न्यूली फॉर्म लैंडफॉर्म वुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली इरोडेड, अर्थक्वेक्स वुड स्टॉप अकरिंग। तो इसमें से हमारी जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूली फॉर्म लैंडफॉर्म्स वुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली इरोडेड, क्योंकि ये देखिए माउंटेन वुड कंटिन्यू टू बी वोन डाउन, इसमें कोई लेना देना ही नहीं है एक्सोजेनिक फोर्सेस का। रिवर वुड कीप डिपॉजिटिंग सेडिमेंट, इसमें भी कुछ खास लेना देना नहीं है। अर्थक्वेक वुड स्टॉप, अर्थक्वेक का तो कोई लेना देना ही नहीं ना, क्योंकि अर्थक्वेक तो यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस से आता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस ने अगर काम करना बंद कर दिया तो जो नए हमारे नए वाले जो बन रहे हैं लैंडफॉर्म्स वो एरॉड होना बंद हो जाएंगे। तो दिस आंसर इज वेरी क्लोज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, न्यूली फॉर्म लैंडफॉर्म्स वुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली एरोडेड। अब ये बोनस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Read the passage and answer. A glacier moved slowly through a valley, scraping rocks along its path. After melting, it left behind piles of rocks and soil. कौन से दो प्रोसेसेस यहाँ पर हो रहे हैं। एक ग्लेशियर है वो स्लोली मूव कर रहा है एक वैली से, रॉक्स को स्क्रैप करते हुए जा रहा है अपने रास्ते में। मेल्ट होने के बाद में उसने पीछे रॉक्स और सॉइल्स के कुछ पाइल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पीछे छोड़ दी, क्योंकि वो ग्लेशियर है तो मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेदरिंग और फोल्डिंग हो रहा है, एरोजन और डिपोजिशन हो रहा है, वोल्केनिज्म और वेदरिंग हो रहा है, या फिर अर्थक्वेक और डिपोजिशन हो रहा है। इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं ये पूरा PDF अपलोड किया हुआ है, तब आपको इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो दिख जाएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा। ये जो रिवीजन मैंने कराया है ये मैंने उसी बेसिस पर कराया है जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा उनसे ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।